अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो से हम अपने पाइथन की जो बेसिक्स की रिवीजन है वो स्टार्ट करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल क्या होते हैं, डाटा टाइप्स क्या हैं और ऑपरेटर्स कहाँ यूज़ करने चाहिए और कौन कौन से ऑपरेटर्स हम यूज़ करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम नाउ लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। ओके स्टूडेंट्स, सो रिवीजन हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से, जो कि सबसे पहले आपके पास आते हैं आपके वेरिएबल्स। देखिए, सबसे पहले आप कोई भी प्रोग्राम आपके पेपर में आएगा, आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें किस किस तरह का डाटा इस्तेमाल हो रहा है या आपको किस तरह का वेरिएबल इस्तेमाल करना है या उसको किस तरीके से यूज़ करना है, यानी डाटा टाइप का आपको पता होना चाहिए। पाइथन के अंदर 4 डाटा टाइप्स हम इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट को हम कहते हैं इंट, इंटीजर, जो कि होल नंबर्स स्टोर करने के लिए हम करते हैं। सेकंड हमारे पास आता है फ्लोट। फ्लोट हमारे जो हैं वो डेसिमल नंबर होते हैं, यानी कि जब आपने पॉइंट में डाटा स्टोर करना होता है तब आप फ्लोट यूज़ करते हो। उसके बाद आपके पास टेक्स्ट आता है जो आप अक्सर प्रिंट की स्टेटमेंट में भी लिखते हो, वो स्ट्रिंग होता है, उसे एसटीआर कहते हैं। और इसके अलावा आपके पास आता है बूल या बुलियन, यानी जो ट्रू या फॉल्स होता है। मोस्टली हम ये 4 टाइप ऑफ डाटा जो है वो स्टोर या प्रोसेस कर रहे होते हैं किसी भी पाइथन प्रोग्राम के अंदर। बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि वेरिएबल का नाम कैसे रखा जाए, उसके नेमिंग टूल्स क्या हैं। रूल सबसे पहले ये है कि केस सेंसिटिव है, यानी आप प्रोग्राम में बच्चे अक्सर ये मिस्टेक करते हैं कि आप शुरू में जो वर्ड लिखेंगे वो कैपिटल लिखेंगे, यानी शुरू में वेरिएबल जब बनाया तो कैपिटल एक्स लिखा, बाद में उसको स्मॉल एक्स लिख दिया। तो ये काम नहीं करना। फिर आपके जो लेटर्स हैं, यानी जो आपका वेरिएबल का नाम है वो या स्टार्ट हो सकता है लेटर से या अंडरस्कोर से, नंबर से कभी भी स्टार्ट नहीं करना। वेरिएबल नेम में स्पेसेस नहीं देनी। रिजर्व वर्ड जैसे हो गए इफ, एल्स, ये वाले वर्ड्स आपने वेरिएबल का नाम में यानी एज अ नेम यूज़ नहीं करने। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू करते हैं। एग्जांपल में सबसे पहले मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाती हूँ, फॉर एग्जांपल नेम का। और नेम में हम लिखते हैं नेम इक्वल्स टू, अब ये हमारा कौन सा है, ये हमारा है स्ट्रिंग। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा नेम इक्वल्स टू बिलाल, तो इसका मतलब क्या है कि ये क्योंकि डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर हमने लिख दिया और ये टेक्स्ट है, तो जो भी स्ट्रिंग के अंदर टेक्स्ट लिखा जाता है वो हमेशा स्ट्रिंग होता है। तो इसका मतलब है अगर मैं अब इसकी डाटा टाइप चेक करूं तो नेम की जो डाटा टाइप होगी वो स्ट्रिंग होगी। अगर आपने सी और सी प्लस प्लस पहले पढ़ी है तो आपने देखा होगा कि वहाँ हम इंट, फ्लोट, एसटीआर, बूल ये सब खुद लिखते होते थे साथ। लेकिन पाइथन के अंदर हमें कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ऑटोमेटिकली डाटा को रिकॉग्नाइज करके वेरिएबल को वैसी प्रॉपर्टीज असाइन कर देता है जिस तरह का भी उसके अंदर हमने डाटा स्टोर किया होता है। और ये हम अभी देखेंगे भी कि किस तरीके से किसकी डाटा टाइप कौन सी शो होती है, यानी कौन सा वेरिएबल नेम कौन सी डाटा टाइप शो करता है। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा नेम इक्वल्स टू बिलाल, तो अब इस नेम की जो डाटा टाइप ऑटोमेटिकली पाइथन ने रिकॉग्नाइज की होगी वो स्ट्रिंग होगी, और उसको हम वेरीफाई एंड पे करेंगे। अब मैं यहाँ पर एक और बनाती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मार्क्स, एम के एस लिख लेती हूँ, मार्क्स इक्वल्स टू 89। अब इस एम के एस की जो डाटा टाइप होगी वो क्या होगी, वो होगी आपके पास इंटीजर। और अगर मैं इसको 89.5 रख लेती हूँ, अब इसकी डाटा टाइप फ्लोट होगी। एक काम करते हैं, रोल नंबर एक और बना लेते हैं और उसका नाम रखते हैं नाम या एन रख देते हैं। एन इक्वल्स टू बेसिकली रोल नंबर है ये, और रोल नंबर रखते हैं 3। अब हमारा फ्लोट भी हो गया, हमारा ये भी हो गया, स्ट्रिंग भी हो गया, इंटीजर भी हो गया। एक रख लेते हैं इज स्टूडेंट इक्वल्स टू, यहाँ हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ट्रू का वर्ड। इसका मतलब क्या है कि अब इसकी डाटा टाइप क्या होगी, बूलियन। इसका मतलब है ये मैंने 4 वेरिएबल बनाए और चारों डाटा टाइप्स हैं। अब अगर पाइथन के अंदर आपने चेक करना हो कि किसकी कौन सी टाइप है तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, पहले तो आपको वही प्रिंट की स्टेटमेंट, क्योंकि प्रिंट के अंदर लिखेंगे तो ही शो होगा। फॉर एग्जांपल मैं एक यहाँ लिखती हूँ टाइप, और टाइप के अंदर जिस वेरिएबल की टाइप मैंने चेक करनी है उसका नाम मुझे लिखना होगा। फॉर एग्जांपल टाइप के अंदर मैंने यहाँ नाम लिख दिया एन का, तो एन हमने क्या बनाया था, एक इंटीजर। लेकिन ये टाइप का आंसर मुझे कहाँ शो होगा, अगर मैंने इसे आंसर शो कराना है तो मुझे इसे प्रिंट कराना होगा। तो एक तरीका तो ये है कि फॉर एग्जांपल यहाँ मैं एक और वेरिएबल बनाती हूँ एक्स इक्वल्स टू, तो जो भी आंसर होगा वो एक्स के अंदर स्टोर हो और एक्स को मैं प्रिंट कर दूँ। लेकिन दूसरे में हम ये काम नहीं करते, हम डायरेक्टली जो है वो अपनी प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर ही लिख देते हैं टाइप। और टाइप के, क्योंकि टाइप खुद एक फंक्शन है जो रिकॉग्नाइज करता है कि इसको जो चीज़ पास की गई है, जो पैरामीटर पास किया गया उसकी टाइप क्या है। तो अगर मैं इसको पास कर दूं एम के एस, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पर जो भी एम के एस की डाटा टाइप होगी वो प्रिंट करा देगा।
अगली हम प्रिंट कराते हैं, बल्कि सी के साथ ही यहीं पर हम दोबारा यूज़ कर लेते हैं, कॉमा डालते हैं। अब आप अगली स्टेटमेंट में भी लिख सकते हो और कॉमा डाल के भी यहाँ भी लिख सकते हो। बजाय इसके कि हम मल्टीपल स्टेटमेंट लिखें, हम कॉमा डाल के यहाँ लिख देते हैं ताकि वो सारी हमें यहीं पर शो हो जाए। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं चाहते, फॉर एग्जाम्पल एक ऐसे कर लेते हैं, एक वैसे कर लेंगे। यहाँ पर मैं प्रिंट लिखूँ और प्रिंट की जो ब्रैकेट है, इसके अंदर हम यहाँ पर लिखते हैं इज स्टूडेंट, लेकिन ये हमें इज स्टूडेंट ऐसे नहीं लिखना, अदरवाइज वो इज स्टूडेंट की वैल्यू प्रिंट कर देगा। हमें स्टूडेंट की वैल्यू प्रिंट नहीं करानी, हम तो उसकी टाइप चेक करना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पर अपना टाइप का फंक्शन यूज करेंगे। फंक्शन की हमेशा ब्रैकेट लगाना लाजमी होता है, तो हम वहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे और इसकी टाइप चेक कर लेंगे। अब हमने सारों की टाइप कर ली है, लेकिन डिफरेंट तरीके से की है। और यही काम आप कॉमा डाल के यहाँ पे भी लिख सकते हैं, क्योंकि बात वही है कि हमने प्रिंट कराना है। अब जस्ट इसे करते हैं सेव और जल्दी से इसे रन करके कर लेते हैं। रन करने के लिए सिंपली F5 भी आप प्रेस कर सकते हो, और बाकी आप मेन्यू में जाके रन के बटन को भी क्लिक कर सकते हो, यहाँ से इस रन के बटन को भी क्लिक कर सकते हो। सो लेट्स चेक दी आउटपुट। अब आउटपुट में हमें क्या क्या नजर आएगा? पहली हमारी जो क्लास नजर आएगी वो इंटीजर, उसके बाद हमारे पास क्या आएगी? फ्लोट, एंड देन सिमिलरली बाकी। तो थोड़ा सा मैं zoom in कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले हमारे पास को क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सब पहली जो क्लास आई वो इंटीजर की आई जो n की थी। उसके बाद जो हमने MKS यानी मार्क्स की थी उसकी क्लास टाइप क्या आई? फ्लोट। यानी पाइथन ने ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज कर लिया कि जहां पर हमने, लेट मी शो यू, यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर हमने सबसे पहले n की डेटा टाइप शो कराई थी। n की डेटा टाइप क्या थी? इंटीजर। उसके बाद हमने MKS की शो कराई, वो क्या थी? फ्लोट। उसके बाद बूल, और इंटीजर हमारी क्यों नहीं शो हो रही? यस, नेम को हमने शो ही नहीं कराया, क्योंकि नेम के वेरिएबल को हमने शो नहीं कराया। तो नेम के वेरिएबल को शो कराने के लिए हम यहीं पर कॉमा डालते हैं, यहीं पर दोबारा टाइप का फंक्शन यूज करते हैं और उसके अंदर लिख देते हैं नेम। तो अब ये नेम की भी डेटा टाइप शो कराएगा। लेट्स एग्जीक्यूट इट अगेन। और अब यहाँ पर हमें पहले इंटीजर, फ्लोट, बुलियन, और बुलियन के बाद ही सामने नजर आएगा उसके स्ट्रिंग, यानी जो कि स्ट्रिंग हम कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से हमें पता चला कि पाइथन ने ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज किया कि ये इंटीजर है, ये फ्लोट है, ये बुलियन वेरिएबल है और ये स्ट्रिंग है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए ताकि आप फिर आगे कोई भी प्रोग्राम आसानी से लिख सकें। ओके, वेरिएबल्स हमारे कंप्लीट हो गए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ऑपरेटर्स। क्योंकि पहली बात, हमें वेरिएबल्स यूज़ करने होते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए, और फिर उन वेरिएबल्स के ऊपर हमें डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं अपने ऑपरेटर्स के थ्रू। यानी हम डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। अब ऑपरेटर की ये 4 टाइप्स आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले आपके पास आते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, वो ऑपरेटर जो कि अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जिसमें आपके पास प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, देन आपके पास फ्लोर डिवीजन आती है। फ्लोर डिवीजन का मतलब ये होता है कि आपका आंसर पॉइंट नहीं आता। ये सिंगल डिवीजन है, ये आपको पॉइंट में आंसर देती है। फ्लोर डिवीजन आपको पॉइंट में आंसर नहीं देती, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू रिटर्न करती है। उसके बाद मॉडुलस ऑपरेटर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेटर, जो कि बहुत यूज होता है आपके क्वेश्चंस के अंदर, जो कि आपको रिमाइंडर देता है। यानी रिमाइंडर का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आप किसी नंबर को किसी दूसरे पे डिवाइड करते हो, तो एक तो उसका आंसर होता है जो डिवीजन का आंसर होता है, और एक अक्सर ये होता है कि जब वो फुली डिवाइड नहीं होता, यानी पॉइंट में हम नहीं जाते, तो पॉइंट से पहले जो एक छोटी वैल्यू आपकी रिमाइंडर में बच जाती है, वो जो आपको अगर प्रोग्रामिंग के अंदर यूज करनी हो, तो वो आप इस ऑपरेटर के थ्रू एक्सेस करके यूज करते हो। उसके बाद आते हैं एक्सपोनेंट ऑपरेटर, जो कि पावर के लिए यूज होते हैं, यानी जब आपने कोई पावर कैलकुलेट करनी हो। अब यहाँ तक ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर हैं जो हम यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर में हमारे पास वो ऑपरेटर्स होते हैं जो कि हम कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर यूज करते हैं। यानी जब हमने कोई कंडीशन लगानी होती है, हमने चेक करना होता है कोई दो चीजें इक्वल हैं या फिर नहीं हैं, जैसे कि नॉट इक्वल्स टू, या फिर लेस देन है, या लेस देन इक्वल्स टू है, या फिर ग्रेटर देन है, या ग्रेटर देन इक्वल्स टू है। तो ये 4 ऑपरेटर आपको पता होने चाहिए कंपैरिजन के अंदर। देन आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर, जो हम तब यूज करते हैं जब आपके क्वेश्चन के अंदर कंडीशन दो या दो से ज्यादा होती हैं। यानी आपने
2 या 2 कंडीशन से ज़्यादा कंडीशन की बेस पे एक काम परफॉर्म करना होता है। जैसे आपने चेक करना है कि नंबर 0 से 100 की रेंज में भी होने चाहिए और 33 से ग्रेटर भी होने चाहिए, तब आप पास हैं। इसका मतलब है आपने पहले उसकी रेंज को चेक करना है कि वो 0 से 100 के दरमियान में भी हों, फिर आपने ये भी चेक करना है कि वो 33 से भी ग्रेटर हों। तो वहां पर आपने जब 2 कंडीशन को चेक करना है, यानी 0 वाली को भी, 100 वाली को भी, 33 वाली को भी, तो फिर आप दरमियान में एंड ऑपरेटर यूज करोगे। बेसिकली जो आपका ये लॉजिकल ऑपरेटर होता है, ये किसी भी 2 कंपैरिजन ऑपरेटर को मिला के यूज होता है। यानी जब आप 2 कंडीशन को इकट्ठे चेक करना चाह रहे हो, तो तब आप लॉजिकल ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं। अगर आप सिर्फ एक ही कंडीशन, फॉर एग्जांपल 2 वैल्यू है, चेक करना है वो इक्वल हैं या फिर इक्वल नहीं है, तब आप कंपैरिजन ऑपरेटर यूज कर लेंगे। और अगर आपने चेक करना हो कि आपकी जो 2 कंडीशंस गिवन हैं वो दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है या किसी एक का होना ज़रूरी है या उनकी बेसिस पे लेना है, तो तब आप लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करेंगे। और लॉजिकल ऑपरेटर भी आपके पास एंड और नॉट होते हैं। एंड आप तब यूज़ करते हैं जब आपको सारी कंडीशन ट्रू चाहिए, और आप तब करते हैं जब आपको एक कंडीशन ट्रू और एक, यानी एक भी कंडीशन ट्रू हो तो आपने काम कर लेना है, तब आप और यूज़ करेंगे। जैसे चॉइस होती है, यानी दोनों में से एक भी काम हुआ तो हम कर लेंगे। और नॉट तब करते हैं जब हमने किसी चीज़ को रिवर्ट करना हो। वैसे नॉट को हम बहुत कम यूज़ करते हैं, एक्सेप्ट कि हमने चेक करना हो कि हाँ यूज़र ये एंटर ना करे, तब हम इसको नॉट को यूज़ करते हैं। तो यहाँ तक ये 4 ऑपरेटर 3 हो गए। अब चौथे ऑपरेटर की बात करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर, ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज ऑपरेटर। और इस ऑपरेटर के अंदर, इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर क्यों कहते हैं, इसको बेसिकली अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर कौन सा होता है, जिसमें आपके पास हर अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज हो और उसके साथ एक असाइनमेंट यूज हो। बेसिकली अगर मैंने लिखना है x इक्वल्स टू x+1, इसको थोड़ा सा गैप दे देते हैं, x इक्वल्स टू x-1, तो इसको अगर मैं एक क्लोज फॉर्म में लिखूं तो मैं यूं भी लिख सकती हूँ x माइनस इक्वल्स टू 1। इसका मतलब क्या है कि इस चीज को अगर हम खोल के लिखेंगे तो ये चीज बन जाएगी, यानी जो भी आपका वेरिएबल है उसके अंदर वो सेकंड वाली वैल्यू परफॉर्म ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं सेकंड वाली वैल्यू के साथ, यानी आइदर वो माइनस है, प्लस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, फ्लोर डिवीजन है, कुछ भी है। उसको आप इस तरह क्लोज्ड फॉर्म में लिखते हैं एंड देन उसको अगर आप ओपन करेंगे तो ये फॉर्म बन जाएगी। और इसको हम कहते हैं अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। यानी ये कंप्रेस फॉर्म होती है जो कि लिखना आसान होता है। प्रोसेसिंग के अंदर कुछ हमारी कोशिश होती है कि हम उसको जितना शॉर्ट करके लिख सकते हैं उतना शॉर्ट लिखें, तो वहां पर हम इसको यूज करते हैं। तो ये चारों के चारों ऑपरेटर हम यूज करते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए अरिथमेटिक ऑपरेटर तब यूज करना है जब आपने कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है। कंपैरिजन ऑपरेटर तब परफॉर्म करना है जब आपने कोई कंडीशंस लगानी हो, जैसे इफ एल्स के अंदर। लॉजिकल ऑपरेटर आपने तब यूज करना है जब आपको मल्टीपल कंडीशंस इकट्ठी करके और उनकी बेसिस पे कोई एक डिसीजन लेना हो, यानी आपने कंपैरिजन ऑपरेटर्स को कंबाइन करना हो, तो तब आप उन कंपैरिजन लॉजिकल ऑपरेटर के थ्रू उनको कंबाइन कर सकते हो। और उसके बाद अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर जो कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड की तरह काम करते हैं। अब जल्दी से जरा इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल लिया x इक्वल्स टू 10 और एक लिया y इक्वल्स टू 20। अब मैं यहाँ पर इंडेंटेशन को आपने माइंड में रखना है। इंडेंटेशन का आपको पता है कि इंडेंटेशन देना जरूरी होता है। सो हम क्या करते हैं कि एक ही प्रिंट की स्टेटमेंट लिखते हैं और उसके अंदर सारों के आंसर लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक ही प्रिंट की स्टेटमेंट लिखी, मैंने पहले लिखा x डिवाइडेड बाय y। अब इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर पॉइंट में आएगा क्योंकि हमने सिंगल डिवीजन यूज की। उसके बाद हम लिख लेते हैं x डबल डिवाइडेड बाय y। इसका आंसर कैसे आएगा, पॉइंट में नहीं आएगा बल्कि पॉइंट से पहले आएगा। कुछ ऐसा लिखते हैं ताकि आंसर पॉइंट में हमें मिले। जैसे फॉर एग्जांपल 25 कर लेते हैं, यस 30 कर लेते हैं, चले लेट इट गो। अब इसका आंसर जो है वो आएगा हमारे पास पॉइंट्स में, इसका आंसर जो आएगा वो पॉइंट्स में नहीं आएगा। और इसका आंसर जो मॉड्यूलस ऑपरेटर है वो हमारे पास आएगा रिमाइंडर, यानी एक्स को वाई से डिवाइड करो तो अगर कोई रिमाइंडर बचेगा तो वो आएगा, नहीं तो जीरो आ जाएगा अगर वो फुली डिवाइड हो जाता है, जैसे एक्स और वाई में हमारे पास आंसर है। सो उसके बाद हमारे पास, और यहाँ पर मॉड्यूलस ऑपरेटर में यहाँ आपको एक और चीज़ भी पता चलेगी। जैसे यहाँ पर आप देखो मैंने लिखा एक्स मॉड वाई, एक्स 10 है और वाई 30 है। अगर 10 मॉड 30 करें तो 10 अंदर हम लिखते हैं और वाई वाई यानी 30 बाहर लिखेंगे, तो उससे क्या होगा कि जब हम डिवीजन परफॉर्म करेंगे तो पॉइंट में आंसर तो कभी भी नहीं आता। मॉड्यूलस ऑपरेटर हमेशा आंसर उस फॉर्म में देता है जहां आपका पॉइंट से पहले वाला आंसर होता है। तो ये शॉर्ट ट्रिक भी है जो आप याद रख सकते हैं कि मॉड्यूलस ऑपरेटर में अगर पहला नंबर आपका छोटा है तो वही आपका आंसर होगा। यानी आप देखिएगा अगर हम x मॉड y लिख रहे हैं 10 मॉड 30 तो इसका आंसर 10 आएगा। पहला नंबर जो छोटा है वही रिमाइंडर में चला जाएगा और वही आपका आंसर आ जाएगा।
और इसके अलावा यहाँ पर एक और लिख लेते हैं एक्स एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट के लिए हम ये यूज़ करते हैं और एक्सपोनेंट मैं 3 कर लेती हूँ, यानी 10 रेज़ टू पावर 3 का आंसर जो आएगा वो हमें यहाँ पर मिल जाएगा। और एक और हम एक्सपोनेंट यूज़ कर लेते हैं, दैट इज़ मल्टीप्लाई हमने नहीं किया, तो मल्टीप्लाई को हम ऐसे करते हैं कि हमने y और मल्टीप्लाई का साइन हमेशा स्टेरिक यूज़ किया जाता है और उसको मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ 10 से, यानी 30 मल्टीप्लाई बाय 10। एक्चुअली ये बेसिकली क्या होगा, y की वैल्यू को 30 से मल्टीप्लाई कर देगा। और इस तरीके से हम एक ही स्टेटमेंट के अंदर लिख सकते हैं। इंडेंटेशन का ध्यान रखना है, इसको बिल्कुल शुरू में रखें और उसके बाद जस्ट हम इसको अब एग्जीक्यूट कर लेंगे। तो सबसे पहले इसका एरर क्यों आ रहा है हमारे पास, रन करके देखते हैं कि हमने यहाँ पर जो ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं उनका आंसर कैसे आएगा। लेट्स प्रेस F5। एरर देखते हैं कि एरर क्यों दे रहे हैं। लेट्स सी इस एरर में हमने क्या मिस्टेक की है। ओके तो हमने इसके अंदर मिस्टेक ये की है कि हमने अपना अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर भी प्रिंट के अंदर यूज़ कर दिए। तो अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर तो अपने उस दूसरे वेरिएबल के अंदर वैल्यू को स्टोर कर रहा होता है, तो वो प्रिंट नहीं कर सकता। इसलिए हमें ये यहाँ पर नहीं करना, इसको हमें प्रिंट से बाहर करना है और फिर हम उसको सिर्फ प्रिंट करा सकते हैं। यानी जैसे फॉर एग्जांपल इसको यहाँ पर यहाँ नहीं करते, प्रिंट के बाद करते हैं, यानी प्रिंट के बाद ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, इन सब के आंसर्स हमें डायरेक्ट मिल जाएंगे। उसके बाद हमारी जो भी y की वैल्यू होगी वो हम y की वैल्यू में जो है मल्टीप्लाई कर देंगे उसको 10 से, जो भी उसके आंसर आएगा, और फिर उसके बाद उसको प्रिंट करा देंगे कि उसके अंदर क्या चेंज आता है। तो इसको हम डायरेक्टली इसलिए नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि ये आपके इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू को चेंज करता है। यानी बेसिकली y के अंदर 10, y को 10 से मल्टीप्लाई करेगा और वापस y के अंदर स्टोर करेगा। यानी अब y की वैल्यू 30 नहीं रहेगी, बल्कि 30 से चेंज होके 30 मल्टीप्लाई बाय 10 जब 300 होगा तो फिर y की वैल्यू 300 हो जाएगी एंड देन वो हमें डिस्प्ले करेगा। सो लेट्स एग्जीक्यूट इट अगेन। आप यहाँ पर देख सकते हैं पहले हमने किया था ये वाली डिवीजन जिससे हमें आंसर मिला 0.3333, जो कि पॉइंट्स में आंसर देते हैं। फिर हमने यूज की थी फ्लोर डिवीजन, तो फ्लोर डिवीजन में सिर्फ पॉइंट से पहले वाला आंसर आता है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ 0.333 जो है वो नहीं आया और खाली हमारे पास क्या आया, 0। देन अगला हमने मॉडुलस ऑपरेटर किया था, तो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपका पहला नंबर छोटा हो तो वही आपका आंसर होता है। तो क्योंकि x 10 था इसलिए 10 ही हमारा आंसर आ गया। एंड देन हमारे पास ये हमने यूज किया था एक्सपोनेंट, तो एक्सपोनेंट जो है वो हमने 10 रेज़ टू पावर 3 किया था, यानी 1000 आ जाता है हमारे पास। एंड देन हमने y को मल्टीप्लाई किया था तो 300 आया और उसको हमने प्रिंट किया तो ये 300 हमें शो हो गया। तो बताने का मकसद ये था कि आप इनको इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये तो हमने कर लिए, जल्दी से इफ़ वाली भी देख लेते हैं। अब मैं इफ़ डायरेक्टली यहाँ लगा रही हूँ, इफ़ को हम रिवाइज बाद में करेंगे, लेकिन ये बताने का मकसद ये है कि हम कंपैरिजन ऑपरेटर कहाँ यूज़ करते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं जब भी हमें अपनी कंडीशंस लगानी होती है, और कंडीशन हमेशा इफ़ एल्स के अंदर लगाई जाती है। तो इफ़ के अंदर हम क्या लगाएंगे, कंडीशन। कंडीशन में हमने क्या लिखना है, कंडीशन में फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखना है कि क्या एक्स और वाई इक्वल हैं, तो हम क्या लिखेंगे कि x इक्वल्स टू वाई, यानी डबल इक्वल्स टू साइन डालना है और उसके बाद प्रिंट की स्टेटमेंट लिखनी है। अब प्रिंट की स्टेटमेंट में सिर्फ लिख देते हैं कि x इज इक्वल टू वाई, और एल्स में हम लिख देंगे नॉट इक्वल टू वाई। जैसे हम लिखते हैं, इंडेंटेशन का माइंड में रखते हैं, इसको इन डिटेल बाद में डिस्कस करेंगे और ऑलरेडी आपको पता भी होगा। तो सिंपली यहाँ प्रिंट की स्टेटमेंट सिंपली लिखेंगे हम और उसके अंदर लिख देते हैं नॉट इक्वल टू। सो यहाँ यानी इफ अगर ट्रू होगा तो हम ये काम करेंगे और अगर ट्रू नहीं होगा तो हम ये काम करेंगे। तो यहाँ हम इस तरीके से कंडीशन यूज कर सकते हैं। अब यहीं पर अगर मैंने चेक करना है कि अगर वो इक्वल्स टू है और वो ग्रेटर है, तो या ग्रेटर है तब भी ये कंडीशन ट्रू हो जाए, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, और सिंपली और लिखना है बीच में और दूसरी कंडीशन लगा देनी है एक्स इज ग्रेटर देन वाई, और यहाँ लिख देते हैं एक्स इज इक्वल्स टू वाई और एक्स इज ग्रेटर देन वाई। तो इस तरीके से हम स्टेटमेंट को लिख सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो कि और मैंने तब यूज किया जब मैंने दो कंपैरिजन ऑपरेटर को कंबाइन करना था, यानी मैंने ये भी देखना था कि वो इक्वल हैं या फिर वो x जो है वो y से बड़ा है। तो इस तरह से हम दो कंडीशन के लिए
और यूज़ करते हैं, और तब यूज़ करते हैं जब दरमियान में चॉइस हो, यानी दोनों ट्रू चाहिए हो। अगर ये जब एक ट्रू चाहिए हो, यानी एक भी ट्रू होगी तो हमारी इस कंडीशन का आंसर ट्रू आएगा। और अगर मैं और की जगह एंड लगा दूंगी तो ये सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब ये एक्स वाई से बड़ा भी होगा और एक्स वाई के इक्वल भी होगा। यानी एंड में दोनों कंडीशन का ट्रू होना कंपलसरी होता है, और में एक भी कंडीशन ट्रू हो तो आपका काम हो जाता है। सो इस तरीके से हम रिलेशनल और जो हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर हैं वो यूज़ कर सकते हैं। जल्दी से इसको रन करके भी चेक कर लेते हैं। रन करके इसकी आउटपुट देखते हैं। इसकी आउटपुट ऑब्वियसली एक्स इक्वल नहीं है, लेकिन एक्स वाई से बड़ा भी नहीं है, तो यहाँ आएगा नॉट इक्वल्स टू। तो आप देख सकते हैं आउटपुट में हमें नजर आया नॉट इक्वल्स टू, क्योंकि हमारी ये दोनों कंडीशन जो है वो फॉल्स है और हमने दरमियान में एंड लगाया था, दोनों का ट्रू होना भी जरूरी था। सो इस तरीके से आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एनालाइज करते हो कि कहाँ आपने कौन सा ऑपरेटर यूज करना है, एंड देन यू कैन यूज। आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द बाकी जो नेक्स्ट रिवीजन के इस तरह की शॉर्ट वीडियोस हैं वो मैं क्रिएट करूं, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मुझे ये भी बताइएगा कि आप इस तरह की शॉर्ट वीडियो चाहते हैं या मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को मैं एक ही लॉन्ग वीडियो के अंदर कंबाइन करके अपलोड कर दूं। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।